Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. तो आज हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है एनसीईआरटी की छठी क्लास की इतिहास की किताब का एक चैप्टर आरंभिक नगर और दूसरी तरफ है सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का एक पुराना सवाल। पहली नजर में लगता है कि भाई स्कूल की किताब और यूपीएससी का सवाल, इसमें क्या ही खास बात है ना? और यही सोच सबसे बड़ी गलती हो सकती है। देखने में ये एक सीधी सादी जोड़ी लगती है, लेकिन असल में यहीं पर यूपीएससी का पूरा खेल छिपा है। अच्छा। हाँ, आज हम इसी पहली को सुलझाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि चैप्टर में क्या लिखा है, बल्कि ये समझेंगे कि जो लिखा है उसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नजर से पढ़ना कैसे है, कैसे एक सामान्य से तथ्य के पीछे छिपे गहरे मतलब को पकड़ना है, और शायद उन चीजों पर भी ध्यान देना है जिनका जिक्र चैप्टर में नहीं है। एकदम सही। हमारा मिशन सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं, बल्कि जानकारी को देखने का नजरिया बदलना है। ठीक है, तो चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम कदम रख रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले शहरों की दुनिया में, हड़प्पा सभ्यता। हम देखेंगे कि ये शहर कैसे बसे, यहाँ की जिंदगी कैसी थी, और सबसे जरूरी, इस कहानी से यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन से सबक मिलते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मतलब कोई खजाना खोजने नहीं निकला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है करीब 150 साल पुरानी, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और वहां काम कर रहे इंजीनियरों को जमीन में दबी हुई हजारों पक्की ईंटें मिली। और उन्हें लगा कि ये किसी पुरानी बेकार से खंडर की ईंटें हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन ईंटों को उखाड़कर रेलवे लाइन में इस्तेमाल कर लिया। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता की निशानियों पर से ट्रेनें गुजरने लगी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अरे वाह! कई दशकों बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की, तब जाकर ये राज खुला कि ये कोई मामूली खंडर नहीं, बल्कि इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था, हड़प्पा। और क्योंकि ये शहर सबसे पहले खोजा गया, तो इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता, जो लगभग 4700 साल पहले अपने चरम पर थी। जब मैं इन शहरों के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा इनकी बनावट हैरान करती है। मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या कोई और शहर, पैटर्न लगभग एक जैसा है। हाँ, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और एक बड़ा निचला हिस्सा। बिल्कुल, ये किसी जबरदस्त सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा नहीं करता है, और यही सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ऐसा लगता है जैसे किसी एक केंद्रीय सत्ता ने एक ही ब्लूप्रिंट पर ये सारे शहर बसाए हों। तो ये जो पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। हाँ, दुर्ग। शायद यहाँ शासक वर्ग रहता होगा, या फिर कोई जरूरी सामुदायिक इमारतें रही होंगी। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, निचले इलाके में, जिसे निचला नगर कहा गया। वहां शायद आम लोग रहते थे। और इन दोनों हिस्सों के चारों तरफ दीवारें, पक्की हुई ईंटों की मजबूत दीवारें। वो भी कोई ऐसी वैसी ईंटें नहीं, एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई गई थी ताकि दीवारें ज्यादा मजबूत बने। आज से लगभग 5000 साल पहले इस लेवल की सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कमाल है। तो ये तो हुई शहर की बाहरी बनावट की बात, लेकिन इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? वो कौन सी इमारतें थीं जो सबसे ज्यादा मायने रखती थीं? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का जिक्र तो हर जगह आता है। हाँ, और वो सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, वो एक बहुत बहुत बड़ी संरचना थी। एक बड़ा आयताकार तालाब जिसके दोनों तरफ से सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। और चारों तरफ कमरे भी थे। बिल्कुल। तालाब के फर्श को पक्की ईंटें से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए उस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें पास के कुएं से पानी भरा जाता था और इस्तेमाल के बाद खाली कर दिया जाता था। तो मतलब ये किसी रोजमर्रा के नहाने की जगह तो नहीं लगती। इसका पैमाना और इसकी बनावट किसी खास मकसद की ओर इशारा करते हैं। शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान जिसमें खास मौकों पर सब लोग मिलकर स्नान करते हों। सही बात है। यह दिखाता है कि उनके जीवन में सामुदायिक और धार्मिक अनुष्ठानों का कितना महत्व था। इसी तरह कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों से हमें अग्निकुंड मिले हैं, जहां शायद यज्ञ या हवन होते होंगे। हाँ, यही अनुमान है। और फिर हैं बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रैनरीज। ये इमारतें बताती हैं कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होता था जिसे वो सुरक्षित रखते थे। यह एक संगठित शासन व्यवस्था का संकेत है।
और इन खास इमारतों से हटकर अगर आम लोगों के जीवन की तरफ देखें तो मुझे हमेशा उनकी नालियों वाली व्यवस्था सबसे ज्यादा हैरान करती है। ओहो, वो तो कमाल थी। आज भी हमारे कई आधुनिक शहरों में वैसी प्लानिंग नहीं दिखती। सीधी लाइन में बनी ढकी हुई नालियां और ढलान का भी ध्यान रखा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे, ताकि उनकी सफाई की जा सके। बिल्कुल। हर घर की छोटी नाली सड़क की बड़ी नाली से जुड़ती थी। यह सिर्फ साफ सफाई नहीं है, यह एक सामाजिक सोच को दिखाता है कि लोग व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर उठकर सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे थे। तो हमने शहर देख लिए, उनकी प्लानिंग देख ली। अब सवाल ये उठता है कि इन सुनियोजित शहरों में रहने वाले लोग कौन थे? क्या सब एक जैसे थे? नहीं, समाज निश्चित रूप से बहुत जटिल और संगठित था। सबसे ऊपर शायद एक शासक वर्ग रहा होगा, जो इन बड़े बड़े निर्माण कार्यों की योजना बनाते थे और दूर दराज के इलाकों से कीमती चीजें मंगवाते थे। हाँ, फिर लिपिक यानी स्क्राइब्स का जिक्र आता है, जो मोहरों पर लिखते थे। हालांकि हम आज तक उनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं, पर उनका होना ही यह बताता है कि हिसाब किताब रखने की एक व्यवस्था थी। और फिर आता है सबसे बड़ा और सबसे हुनरमंद वर्ग, शिल्पकार। और इनका काम तो बस कमाल का था। पत्थर, शंख और धातुएं, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लगभग हर चीज से वो औजार, हथियार, गहने और बर्तन बना रहे थे। उन मनकों का जिक्र आता है बीड्स, कार्नीलियन जैसे कीमती पत्थरों को काटकर बनाए गए लाल रंग के मनके। हाँ, वो बहुत लोकप्रिय थे। और ये जो शिल्पकार थे, ये सिर्फ कारीगर नहीं थे। एक ही शहर में इतनी सारी अलग अलग चीजों का मिलना, तांबा, कांसा, सोना, शंख, ये सब स्थानीय तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े व्यापार नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। सोचिए, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा आ रहा है, शायद अफगानिस्तान से टिन और लाजवर्द, गुजरात से शंख। मतलब ये शहर उस जमाने के एक तरह के ग्लोबल विलेज का हिस्सा थे। हाँ, कह सकते हैं। इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और इन सब चीजों के अलावा कपास की खेती का भी तो जिक्र है। हाँ, मोहनजोदाड़ो से एक चांदी के फूलदान के ढक्कन पर चिपके हुए कपड़े के टुकड़े मिले हैं। मतलब वो सिर्फ कच्चा माल ही नहीं मंगाते थे, बल्कि सूत काटकर कपड़ा भी बनाते थे। और वो फायोन्स वाली बात भी तो बहुत दिलचस्प है। जाता था। और फिर उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिससे उसे एक खास चमक मिलती थी। इससे मनगे, चूड़ियां, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये दिखाता है कि वे सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि नई चीजों का आविष्कार भी कर रहे थे। तो हमने अध्याय के मुख्य बिंदुओं को काफी गहराई से समझ लिया है। एक बेहद उन्नत, सुनियोजित सभ्यता। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी चर्चा को यूपीएससी की तैयारी से जोड़ता है। सबसे जरूरी हिस्सा। 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल आया था, सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषताएं क्या थीं? और 3 कथन दिए गए थे। पहला था, उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। ये एक शानदार सवाल है। ये सीधे सीधे आपकी रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि आपकी विश्लेषण करने की क्षमता को परखता है। चलिए, इस पहले कथन को सिर्फ इस एनसीईआरटी अध्याय के आधार पर परखते हैं। विशाल महल और मंदिर। अन्न भंडार, लेकिन क्या इन्हें विशाल महल या मंदिर कह सकते हैं? अध्याय में इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। और यही मुख्य बात है। मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं में हमें राजाओं के विशाल महल और देवताओं के भव्य मंदिर साफ तौर पे मिलते हैं। हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो जो इमारतें मिली हैं, वे सामुदायिक इस्तेमाल की ज्यादा लगती हैं। बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति या देवता को समर्पित नहीं। तो इस अध्याय के सीमित साक्ष्य के आधार पर यह कथन सही नहीं माना जा सकता। यूपीएससी यही देखना चाहता है कि क्या आप विशेष इमारत और महल के बीच का फर्क समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा कथन देखते हैं। वे पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे। ये थोड़ा मुश्किल है। हमने अग्निकुंड की बात की, जिससे पूजा पाठ का अंदाजा तो लगता है। हाँ, पूजा पाठ होता था, ये लगभग तय है। लेकिन किनकी पूजा होती थी? इस अध्याय में मोहरों पर जानवरों के चित्र का जिक्र है, लेकिन किसी पुरुष या महिला देवता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मतलब आगे की किताबों में मातृ देवी की मूर्तियों का जिक्र आता है, पर इस चैप्टर में नहीं है। सही कहा। और अगर हम सिर्फ कक्षा 6 की एनसीईआरटी को अपना स्रोत माने, तो हम निश्चित रूप से ये दावा नहीं कर सकते। अनुमान लगाना यहाँ खतरनाक हो सकता है। तो इस कथन की पुष्टि भी हमारे स्रोत से नहीं होती। अब आते हैं तीसरे कथन पर। जी। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये सबसे आसान है। पूरे अध्याय में घोड़े या रथ का कोई जिक्र नहीं है। हमें मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनमें बैलगाड़ी है, लेकिन रथ नहीं। घोड़े और युद्ध के रथ, ये तो बाद के वैदिक काल की विशेषताएं हैं ना? बिल्कुल।
तो ये कथन तो निश्चित रूप से गलत है। तो अगर हम देखें तो तीनों में से कोई भी कथन इस एनसीईआरटी अध्याय के आधार पर सीधे तौर पर सही साबित नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये भी परख रहा है कि क्या आप ये समझ पाए हैं कि क्या नहीं लिखा है। एकदम सही। यह आपकी आलोचनात्मक सोच को परखने का एक क्लासिक उदाहरण है। परीक्षा का दबाव आपको अनुमान लगाने पर मजबूर कर सकता है। इतनी बड़ी सभ्यता थी तो मंदिर तो होंगे ही। हाँ, या पूजा होती थी तो देवी देवता भी होंगे ही। लेकिन आपको सिर्फ दिए गए सबूतों पर टिके रहना है। इतिहास सबूतों का खेल है, अनुमानों का नहीं। यही सबसे बड़ा सबक है। एक इतनी उन्नत, व्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। लगभग 3900 साल पहले अचानक एक बड़ा बदलाव आया। हाँ, लोगों ने इन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मोहरें, मानकीकृत बाट, इन सब का इस्तेमाल बंद हो गया। और पतन बहुत नाटकीय लगता है। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और नए घर भी उतने सुनियोजित तरीके से नहीं बनाए गए। ऐसा लगा जैसे पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई हो। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। और कोई भी एक थियरी पूरी कहानी नहीं बताती। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ का मानना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाढ़ आने लगी। कुछ लोग बाहरी आक्रमण का भी सिद्धांत देते हैं। हाँ, वो भी एक थियरी है। लेकिन कोई एक कारण सभी शहरों के एक साथ पतन की व्याख्या नहीं कर पाता। शायद अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण रहे होंगे, या फिर इन सभी कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को उसके अंत तक पहुंचा दिया। ये आज भी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये साफ है कि हड़प्पा सभ्यता एक अविश्वसनीय रूप से नियोजित शहरी संस्कृति थी। उनका नगर नियोजन, उनका शिल्प, उनका व्यापार, सब कुछ अपने समय से बहुत आगे था। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास आज भी दो बड़े रहस्य हैं। एक, उनकी लिपि, जिसे हम पढ़ नहीं सके, और दूसरा, उनका अंत, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सके। और यूपीएससी के तैयारी के नजरिए से देखें तो ये अध्याय हमें इतिहास पढ़ने का तरीका सिखाता है। हर डिटेल पर ध्यान देना, सबूतों पर सवाल करना, और सबसे जरूरी, जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, उसके बीच के महीन फर्क को पहचानना। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये विश्लेषणात्मक सोच का एक पाठ है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इसी अध्याय में जिक्र है कि गुजरात के धोलावीरा में एक अनोखी चीज मिली है। वहां हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के अवशेष मिले हैं। हाँ, जिन्हें सफेद पत्थर से बनाया गया था और शायद लकड़ी में जड़ा गया था। ज्यादातर हड़प्पाई लिखावट हमें छोटी छोटी मोहरों पर मिलती है, लेकिन ये किसी सार्वजनिक साइन बोर्ड की तरह लगता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसकी भाषा हम आज तक समझ नहीं पाए, वो अपने नागरिकों को इतने बड़े अक्षरों में सार्वजनिक रूप से क्या बताना चाहती होगी? उस प्राचीन बिलबोर्ड पर आखिर क्या लिखा हो सकता था? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.